जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, थॉमस हॉब्स। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में कि इसकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी है। सबसे जो प्रमुख रचना है वो है लेवियाथन। इसके अलावा इसकी रचनाओं में डी सिवे, डी कॉर्पोरे, होमिनी, एलिमेंट्स ऑफ लॉ आदि प्रमुख रचनाएं भी शामिल है। उससे आगे हम बात करते हैं कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या रही। अध्ययन पद्धतियों में उसने वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया। इसके अलावा उसने डिडक्टिव मेथड को यहाँ पर अपनाया है, जितना भी उसने अध्ययन किया है। आगे बात करते हैं हॉब्स के ह्यूमन नेचर पर क्या विचार रहे या मानव प्रकृति पर उसके विचार क्या रहे। मानव प्रकृति पर उसके सभी विचार वैज्ञानिक भौतिकवाद से रिलेटेड रहे हैं। हॉब्स ने अपनी प्रमुख रचना लेवियाथन के प्रथम भाग में कई प्रकार के जो अध्याय हैं उसमें मानव प्रकृति पर अपने विचार दिए और उन विचारों में उसने मनुष्य को संवेदना युक्त भौतिक मशीन माना है। ये कहा है कि मनुष्य एक ऐसी मशीन है जिसमें संवेदनाएं पाई जाती है। आगे वो बात करता है, फर्स्ट पॉइंट वो बता रहा है बाह्य जगत के प्रति मानव का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, तो उसने संवेदना युक्त भौतिक मशीन बताया है। दूसरा वो बताता है नैतिकता का मापदंड स्वयं मानव है। हॉब्स के अनुसार नैतिकता का आधार ईश्वरीय सत्ता या धर्मशास्त्र न होकर स्वयं मनुष्य है। तीसरा वो बताता है कि मानव मनोविज्ञान का मूल तत्व आत्मरक्षण है। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य जितना भी कार्य करता है वो केवल अपनी रक्षा के लिए करता है। अगर उसे अपनी रक्षा का लालच नहीं होगा तो वो कुछ भी कार्य नहीं करेगा। फोर्थ वो बताता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, किसी में कोई चेंज नहीं किया है। फिफ्थ वो बात करता है कि मनुष्य में विवेक तत्व है। हॉब्स के अनुसार तलवार या किसी बाध्यकारी शक्ति के अभाव में अगर कोई व्यक्ति समझौते करते हैं तो वे निरर्थक होते हैं। हॉब्स लिखता है कि हम मानव प्रकृति के संघर्ष में 3 प्रमुख कारण देखते हैं। एक तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, दूसरा उसमें आपस में डर होता है और तीसरा वो यश या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए सदैव क्या करता है, संघर्ष में रत रहता है। आगे वो बात करता है कि उसने समस्त जो कार्य हैं, समस्त जितने भी उसने विचार प्रकट किए हैं उसमें वो क्या करता है कि नैतिकता को आधार मानता है और नैतिकता को आधार मानकर वो व्यक्तिवाद को स्थापित कर देता है। उसने व्यक्ति को आत्म केंद्रित और निरंतर सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बताकर अप्रत्यक्ष रूप से उसने उपयोगितावाद भी स्थापित कर दिया। एक तो उसने व्यक्तिवाद स्थापित किया, दूसरा उसने उपयोगितावाद भी स्थापित कर दिया। आगे वो बात करता है प्राकृतिक अवस्था पर उसके विचार कैसे कैसे रहे हैं। सबसे पहले है कि सामाजिक और प्राक राजनीतिक अवस्था, मतलब समाज और राज्य से पूर्व की अवस्था की वो वर्णन करता है। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य है वो स्वार्थी है और अहंकारी प्राणी है। वो कोई भी कार्य इसलिए करता है ताकि उसकी रक्षा हो सके। दूसरा है निरंतर तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति। हॉब्स का ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी कि उसमें हमेशा संघर्ष होता रहता था और हमेशा तनाव बने रहते थे। तीसरा वो बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में नागरिक नैतिकता का अभाव था। व्यक्ति केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए ही कार्य करता था और शक्तियों का संचय करता था। चौथा वो बताता है कि प्राकृतिक अधिकार और कानूनों का अस्तित्व था। उसका मत है कि प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उस स्वतंत्रता के प्रतीक है जो उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सभी संभव कार्य करने का अधिकार देती है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार संघर्ष, हिंसा, अव्यवस्था, अराजकता को जन्म देते हैं। इसके अलावा वो ये भी मानता है कि उस समय प्राकृतिक कानून भी थे। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में प्राकृतिक कानून की धारणा प्राकृतिक अधिकार से उत्पन्न उपरोक्त अतिवाद और अराजकतावाद को रोकने का एक प्रमुख साधन थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानूनों का निष्कर्ष क्या है, दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि उनसे अपने लिए चाहते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉब्स ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकार और कानून क्या है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे कि आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने साथ अच्छा बर्ताव करें तो अच्छा बर्ताव करने के लिए आपको दूसरों के साथ भी अच्छा ही करना होगा। हंसा के अनुसार प्राकृतिक अधिकार
स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और प्राकृतिक कानून उसके दायित्व है। इस प्रकार से हॉब्स ये बताता है कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। मनुष्य हमेशा संघर्ष करता था, दुखी था, परेशान था, प्रतियोगिताएं होती रहती थी और मनुष्य हमेशा संघर्ष में लिप्त रहते थे। कुल मिलाकर मानव प्रकृति और प्राकृतिक दशा पर हॉब्स के जो विचार हैं वो नकारात्मक थे, खराब थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हॉब्स के अन्य विचारों की। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।